हाय दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। और इसी क्रम में मैं आपका साथ देने आज फिर एक नए चैप्टर के साथ आपके NCERT 10वीं बुक का पार्ट नंबर 5 और लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का एक कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। आई होप कि आप पीछे जो मैंने पिछले वीडियो डाले हैं उससे आप लाभ ले रहे होंगे या आपको थोड़ा बहुत लाभ मिल रहा होगा। थोड़ा बहुत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे टीचर हैं, आपको इससे भी बढ़िया वीडियो मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप इस वीडियो को देखते होंगे तो जरूर आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, है ना। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ हैं। वो चैप्टर है आपका पाठ है 5, ठीक है। सबसे पहले तो क्या आप पढ़ रहे हैं लिख लीजिए, है ना। NCERT और पाठ है हमारा 5, ठीक है। पाठ 5 है। पाठ में दो इस पाठ में आपको 2 कविताएं हैं, ठीक है। सेम कविताएं हैं लेकिन 2 है। पहला कविता है आपका उत्साह, ठीक है, उत्साह। और दूसरा कविता है आपका, है ना, अट नहीं रही, ठीक है, अट नहीं रही है, ठीक है। ये दोनों के ही लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, ठीक है, निराला। ये मैंने अलग लिखा है क्योंकि ये इनका नाम एक अलग दिया गया, या कह सकते हैं कि एक नाम का ये परिचित नाम है निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उनका पूरा नाम है, लेकिन संक्षेप में फेमस है अपने साहित्य जगत में निराला के नाम से। तो हर तरह, जैसे हर वीडियो में आपको मैंने पहले लेखक परिचय, उसके बाद फिर कविता, तो ठीक मैं इसी तरह पहले आपको लेखक परिचय बताऊंगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का क्या परिचय है, जो कि आपके NCERT बुक में भी शामिल किया गया है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ, ठीक है। अब आप नोट कीजिए, लेखक परिचय में आप यहाँ पे देख सकते, लिख देता हूँ लेखक परिचय, ठीक है। ये दोनों आपकी कविता है ना, लेकिन अभी मैं लेखक परिचय बता रहा हूँ, ठीक है। जन्म महिसादल 1899, और ये कहाँ है, बंगाल। अगर शॉर्ट में बोले तो वेस्ट बंगाल, मतलब आज के वेस्ट बंगाल में, है ना, महिसादल। फिर कहता है कि वो मूलतः गढ़कोला जिला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में ही हुई। उन्होंने स्व अध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य, तो हिंदी भाषा के अलावा अगर उनका कह सकते हैं भाषा की जानकारी या भाषा जानकारी कह सकते हैं, कौन कौन सी थी, तो सबसे पहले संस्कृत, ठीक है, उसके बाद बांग्ला, ना, बांग्ला और अंग्रेजी, ठीक है। देखिए, अगर हिंदी का साहित्यकार है तो संस्कृत उसे कुछ न कुछ आता ही होगा, और अधिकांशतः जो साहित्यकार हैं हिंदी जगत में या हुए हैं
उनका संस्कृत से बहुत गहरा संबंध रहा है। तो आप अधिकांशतः लेखों में देखेंगे कि संस्कृत है। बांग्ला इसलिए कि देखिए यहाँ इनका जन्म भी महिसादल वेस्ट बंगाल में है। तो जाहिर सी बात है, आदमी जहाँ आजीवन रहेगा कुछ न कुछ वहाँ की भाषा को सीखेगा। और अंग्रेजी, आप हमेशा मैं ईयर पे फोकस करता हूँ, आप इस ईयर को देखिए ध्यान से, आप समझ पा रहे होंगे कि ये 19वीं सदी का एकदम अंतिम दौर है। तब इनका जन्म हो रहा है जब पूर्ण रूप से ब्रिटिश हुकूमत हमारे यहाँ क्या हो चुकी है, स्थापित हो चुकी है। और इस समय आते आते ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्या है, आवाज़ें मतलब उठना शुरू हो गई। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद तो आप देख ही रहे होंगे अंग्रेजों के विरुद्ध कितनी क्रांतियाँ हुई है ना। तो ये काल क्या है, अब ब्रिटिशों के हुकूमत के खिलाफ या ब्रिटिशों के राज के खिलाफ क्या है, बगावती आंदोलन का जन्म होने लगा। यानी शोषित वर्ग, शोषित जनता, भारत के शोषित जनता अब अपना हक मांगने लगी है ना। क्योंकि मैं इसी का आगे जिक्र करने इसमें इसका जिक्र होगा, इसलिए मैं जन्म पे बहुत विशेष बताता हूँ। ठीक है, वह संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अध्येता, ठीक है, विद्वता या ज्ञाता नहीं, अध्येता थे, अध्ययन करने वाले। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधाराओं ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। किनका किनका, रामकृष्ण परमहंस। सबसे पहले आपको एक नाम लिख लेना चाहिए, स्वामी विवेकानंद। जैसे स्वामी विवेकानंद, और इनके गुरु कौन थे, राम कृष्ण परमहंस। ठीक है, ये क्या थे, गुरु थे है ना। स्वामी विवेकानंद के क्या थे, आध्यात्मिक गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। तो यहाँ पे क्या बताया कि दोनों का इस पे क्या पड़ा, विशेष प्रभाव पड़ा। ठीक है, उनके जीवन पे, विचारधारा पे, है ना। तो आप तो स्वामी विवेकानंद क्या थे, शिष्य थे किनके, रामकृष्ण परमहंस के। और आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी, जो छोटी मोटी बुराइयां, उनको हटाकर फिर से उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की ओर लौटना चाहिए। जैसे कि दयानंद सरस्वती का था कि गीता की वेदों की ओर लौटो। तो इन्होंने पूरे विश्व में कहते नहीं, आपका शिकागो सम्मेलन में जो था, स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को ये बताने का कोशिश किया, कि भारत आज भी क्या है, विश्व गुरु है। ठीक है, और पूरी दुनिया में जितने भी धर्म हैं उनमें हिंदू धर्म का भी विशेष महत्व है। ऐसा नहीं कि किसी का धर्म का महत्व नहीं है, लेकिन उनमें भी हिंदू धर्म का महत्व है। और उन्होंने सामाजिक बुराइयों पर भी विशेष प्रहार किया। तो देख रहे हैं कि ये इन दोनों के क्या है, विचार से प्रभावित है। तो जाहिर सी बात है इनके मन में भी ऐसे ही कुछ बातें होगी, समाज को लेकर, निम्न वर्गों को लेकर, ठीक है, दबे वर्गों को लेकर कि नहीं उनको होना चाहिए, प्लस धर्म के लेकर एक स्पष्ट होगा। ठीक है, स्पष्ट जान ये होगा। तो आप देख सकते हैं कि समाज के बारे में भी उनके काफ़ी गहरा इन दोनों का विचार का सम्मिलित विचार का असर पड़ा है ना। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। मैंने पहले ही कहा है कि इंसान का व्यक्तित्व का निर्माण वैसा ही होता है जैसे उसने अपने जीवन को बिताया। सामान्यता तो यही होता है, विशेष परिस्थितियों में ऐसा ना हो ये अलग बात है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति आजीवन संघर्ष करके कहीं तक पहुंचा हो तो वो संघर्ष, उसके दिमाग में संघर्ष के प्रति जो भावना रहता है उस व्यक्ति के अपेक्षा कहीं अधिक है, वो उसको कहीं नज़दीक से महसूस करेगा जिसने अपनी ज़िंदगी में संघर्ष नहीं किया। प्लस उसके अनुभव भी वैसे होंगे, प्लस उनके विचार भी है ऐसे ही। ठीक है, तो
कह क्या रहा है कि पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। ठीक है, आत्मीय जनों यानी जिनसे लोग आत्मीय रूप से जिनसे जुड़े हुए पारिवारिक या जो मान लीजिए पत्नी, बेटा, बच्चा, माँ बाप, ठीक है, तो आत्मीय जनों के असामयिक निधन, असामयिक, ठीक है, असामयिक। देखिए, एक होता है सीधा सीधी समय यानी कि हाँ एक खास समय, असामयिक यानी जिसका समय नहीं या समय नहीं होना चाहिए। ठीक है, असामयिक निधन हो गया यानी समय से पहले मृत्यु हो गई उनकी आत्मीय, जो जिनको वो पूरे हृदय से चाहते थे या जिन्हें वो चाहते थे। ठीक है, तो उनका भी उन पर गहरा धक्का लगा। साहित्य मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। एक चीज़ और है, क्या है कि साहित्य मोर्चे पर भी क्या कह रहा है कि अनवरत संघर्ष यानी सबको सफलता नहीं मिलती है। और इनका जो लेखन है वो एक ऐसा क्षेत्र का है कि इन्होंने अपने लेखन में अधिकांशतः समाज के दबे कुचले का बात किया। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो समय है 1947 यहाँ से लेकर 1947 तक का जो समय है वो ब्रिटिशों का है। प्लस वैसे बातें लोग पसंद नहीं करते हैं। वैसे भी ब्रिटिश हुकूमत अपने शासन के खिलाफ बातें नहीं, जैसे आज का नेता के खिलाफ कोई भी मीडिया या आज के जो भी सरकार है अगर वो गलत कर रही है, सत्ता में है, मजबूत से है, तो उसके खिलाफ लोग बताने से बोलने से डरते हैं। तो ये हारी हुई है, तो इनको वहाँ भी दिक्कत का सामना करना पड़ा। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। देखिए, परिचय बहुत ही सिंपल है, कोई सम्मान वगैरह की यहाँ पे चर्चा नहीं है, सीधा सीधी है कि उनकी जन्म हुआ, इतने भाषा पर पकड़ है, पारिवारिक जीवन है और उनका मृत्यु। ठीक है, उनका मृत्यु कितना में? सन 1961 में। ठीक है, सन 1961 में है ना मृत्यु हो गया। तो देख रहे हैं कि संघर्षों से भरा जीवन है, तो उनका कविताएं भी उसी तरह की होगी। अब इनकी कुछ रचना पे बताया जा रहा है कि उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका। हाँ, रचनाएं आपको जरूर याद रखनी चाहिए, कुछ आप याद रखें चाहे नहीं। ठीक है, और इनकी रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण और फेमस रही रचनाएं हैं। ठीक है, इसलिए आप इसे अनामिका, परिमल, है ना, गीतिका, ठीक है, और नए पत्ते, और नए पत्ते। ठीक है, तो ये सब इनकी रचनाएं हैं। हाँ, इसमें जो आपको याद रखना चाहिए, ये आप एक परिमल को याद रख लीजिए और दूसरा कुकुरमुत्ता। और अगर मेरे तरफ से बात किया जाए तो आप इन दोनों रचनाओं को यदि आप पढ़ते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी, समाज का एक बहुत ही अच्छा चेहरा देखने को मिलेगा। क्योंकि साहित्य दर्पण होता है, तो जाहिर सी बात है आप दर्पण में देखेंगे, साहित्य को देखेंगे तो कुछ न कुछ देखने को मिलेगा। शायद इन्हीं का एक रचना है, वो है चतुरी चम्हार। ठीक है, वो भी बहुत ही अच्छा कहानी है और समाज में किस तरह से दलितों के साथ शोषण अन्याय होता है उसका भी जिक्र है। ठीक है, कुकुरमुत्ता क्या होता है? कुकुरमुत्ता कहने का मतलब है कि ये अमरबेल का जो पेड़ है उसी टाइप में इसने बताया कि किस तरह से, इसमें भी बहुत अच्छा किया हुआ है साहित्य का, आप जरूर पढ़ें। परिमल तो बिल्कुल आपको समय मिलता है, अगर मन करे तो पढ़ें। ठीक है, इसके अलावा क्या है, उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। ये सब क्या है? काव्य रचनाएं। हाँ, एक चीज़ भी रचनाएं में इनको आप लिख लीजिए यहाँ से पर काव्य रचनाएं। काव्य। तो इसके अलावा भी इनका क्या कहाँ कहाँ पकड़ है? उपन्यास पे है, कहानी पे है, निबंध पे है ना,
और क्या है, निराला रचनावली के 8 खंडों में इनका संपूर्ण मतलब संपादन या संपूर्ण संग्रह करके जितना भी इन्होंने लिखा है उसको 8 भागों में संग्रह किया गया, और उस संग्रह का क्या नाम है, निराला रचनावली। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, इनकी साहित्य संग्रह। ठीक है, साहित्य संग्रह। ठीक है, इनका है निराला रचना, सिंपल है, याद हो जाएगा, रचना वाली। ठीक है, निराला रचना वाली, ये इनका साहित्य संग्रह है जो कि आपको 8 खंडों में है ना। निराला विस्मित सरोकार के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता, प्रकृति का विराट तथा उद्दत चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। अच्छा हाँ, ये कहने का मतलब है कि कोई एक ही क्षेत्र इनका नहीं है, ये सभी क्षेत्र में, प्रेम में है तो प्रेम में भी, प्राकृतिक प्रेम में भी, ठीक है, मानवीय प्रेम में भी, और अगर क्रांति है तो क्रांति में भी, देशभक्ति में भी। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। ठीक है, विद्रोही स्वभाव मतलब कोई भी बात को अगर रखना है तो जोर से रखना है, स्पष्ट रखना है, छुप छुपा के नहीं रखना है। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित तथा प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। यानी कहने का मतलब है कि जो भी शोषित हो रहे हैं, यहाँ पे शोषित का एक मतलब तो पहला ये लेना है कि जिस समय भारत गुलाम था, ठीक है, उस समय पूरी भारतीय जनता शोषित थी, लेकिन जब देश की आज़ादी के बाद अगर बात करें तो उस समय जो नेता वर्ग थे, जो देश के शासक बनने हुए थे और जो नहीं थे उनके प्रति, है ना। तो पहले यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये ब्रिटिशों के प्रति शासन में शासन के प्रति, उसके बाद फिर अगर शासन से निकले तो समाज के प्रति, जो दलितों के प्रति जो अन्याय है, जो महिलाओं के प्रति अन्याय है, जो और सांप्रदायिक अन्याय है, ये सब चीज़ पे उनका जो है लेखन चलते रहता था। तो ये आपका बहुत ही सिंपल और संक्षेप परिचय है। उसके बाद मैं आपको अब कविता की तरफ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक। 2 कविता में आपके सामने दिख रहा होगा, मैंने उत्साह लिखा है। उत्साह कविता का पहले देखिए क्या है, मतलब थोड़ा सा संक्षिप्त से बताना चाहूँगा। ये उत्साह है तो यहाँ पे किसी का उत्साह नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वैसे वर्गों के अंदर उत्साह भरना चाहते हैं, वैसे वर्गों के अंदर जान लाना चाहते हैं जो सदियों से सताए गए हैं, दबाए गए हैं, कुचले गए हैं, जो शोषित वर्ग हैं, उनके अंदर उत्साह भरना चाह रहे हैं। और वो उत्साह भरने का माध्यम क्या है, कविता का माध्यम में बादल, क्योंकि उनका प्रकृति, बादल उनका प्रिय विषय रहा, इसलिए उन्होंने अपना जो बात रखने का जो कोशिश की है साहित्य जगत में, वो प्रकृति के माध्यम से रखी गई है। लेकिन यहाँ अगर कविता का मूल भावना के पीछे चले, कविता के अंदर चले कि कविता क्या कहना चाहती है, तो वो ये है कि आप जो है, जो शोषित वर्ग हैं, वो एक बादल के तरह पहले इकट्ठा हों, फिर अपने अंदर ताकत लाएं, गरजे, बरसें, और जो शोषण वर्ग शोषित करते हैं, ठीक है, शोषक वर्ग है, शोषित वर्ग नहीं, जो शोषक वर्ग है, उनको आप अपने ताकत से उनको नेसो नाबूद कर दो, उनके इस जंजीरों को तोड़ दो, शोषण को तोड़ दो, है ना। तो कविता में वही है। यहाँ पे यदि कविता को सिर्फ आप प्राकृतिक मान के पढ़ेंगे तो हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए कविता का मूल भावना ये है कि यहाँ पे जो भी उत्साह बढ़ाने की बात है वो शोषित वर्गों का बढ़ाने का बात है, और किसके प्रति, शोषक वर्गों के प्रति। और इसमें शोषक वर्गों को बहुत ही स्पष्ट ढंग से चेतावनी भी दी गई है। ये कविता का बहुत छोटी कविता है, कविता की पहली 4-5 पंक्तियाँ हैं और उसके बाद फिर 4-5 पंक्तियाँ हैं, फिर इसी में आपको दूसरी कविता दी है। क्योंकि चैप्टर 1 है इसलिए मैं दोनों ही एक में करूँगा और थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा। तो देखिए क्या है, बादल गरजो। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे, ये सब लाइन को आप ध्यान दीजिएगा, है ना, ये सब क्या है
आपको पूरे सेंटेंस का मतलब बताएगा कि क्या कहना चाहता है। बादल गरजो, कैसे किसी को जब हम लोग जोर से बोलते हैं करो करो ये काम करो, ठीक उसी तरह है बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराओ को। यानी कहने का मतलब है कि कहीं एक ने पूरे विश्व के पूरे पूरे जो भी भारतवर्ष है, पूरे भारतवर्ष के कहीं एक जगह के नहीं, घेर घेर घोर गगन धराओ, यानी पूरी दुनिया में ये पूरे भारत में, सॉरी दुनिया नहीं पूरे भारत में ये ताकत होना चाहिए, पूरे भारत के शोषित वर्गों में ताकत भरो तुम लोग। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले विद्युत छवि उर में, उर मतलब देखिए एक उधर मतलब पेट उर मतलब हित है, तो विद्युत छवि उर में कभी नवजीवन वाले, यानी कौन, जो बुजुर्ग हो गए वो नहीं, जो युवा हैं, जो अभी अभी अपने हक के प्रति जिनको हक चाहिए, जो हक के प्रति जागरूक हुए हैं, नवजीवन वाले, ठीक है। वज्र छिपा, वज्र छिपा, वज्र मतलब क्या होता है, हथियार, ठीक है। वज्र यानी कि अगर देखें तो पहले महाभारत वगैरह में वज्र प्रहार करते थे, इंद्र के पास एक वज्र होता था, ठीक है। तो वज्र छिपा नूतन कविता, नूतन मतलब नया कविता, फिर भर दो, यानी एक बार अपने अंदर ताकत लाओ और एक बार क्या करो, वज्र छिपाकर नूतन कविता, एक नया उल्लास फिर भर दो, बादल गरजो, तुम लोग क्या करो, गरजो, इसके प्रति एक बार खड़े हो, शोषक वर्गों को बताओ कि तुम क्या हो, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण वर्ड जैसे मैं लिखाता हूँ तो ये आपका ये पहला लाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ललित, ललित यहाँ पे 2 बार ललित है तो ये भी वर्ड को देख लें, ठीक है। उसके बाद बाल कल्पना, बाल कल्पना क्या होता है, बच्चे वाली जो कल्पना जो बचपन में हम लोग करते हैं, कैसे पाले, ठीक है। विद्युत छवि उर, ये सब शब्द आपको यहाँ पे भले प्राकृतिक है लेकिन वहाँ पे क्या है, एक चेतावनी भरे शब्द है। नवजीवन यानी जिनमें नया नया जो अभी अभी आए हैं, नूतन यानी नया कविता, ठीक है। फिर भर दो मतलब फिर से अपने अंदर वो उल्लास लाओ, जो दबे हुए, जैसे देखिए क्या होता है ना कि जो कमजोर व्यक्ति होता है, तो कहीं भी आप देखे होंगे, अगर थोड़ा मोड़ा पिक्चर देखते होंगे हिंदी सिनेमा तो देखे होंगे कि अगर कमजोर वर्गों को जागृत करना पड़ता है कोई हीरो को, तो बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, तब जाके उस गांव में किसी डकैतों के प्रति या फिर शोषक वर्गों के प्रति जो है कोई आंदोलन हो पाता है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने कविता के माध्यम से शोषित वर्ग के जो लोग हैं उनको जागरूक करना पड़ रहा है और ऐसे ऐसे शब्दों से जागरूक करना पड़ रहा है। फिर आपको यहाँ पे जैसे इसमें उत्साह भरने बोला गया, तो दूसरे पंक्ति में आप देखेंगे कि उनको किस तरह से, जो शोषक वर्ग है उनको किस तरह से चेतावनी दे। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, उन्मन का यहाँ मतलब है कहीं न मन लगने वाला या कहीं न मन टिकने वाला। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निधाग, निधाग मतलब गर्मी, मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ आपको समझ में आएगा। विश्व के निधाग के सकल जन, विश्व के गर्मी, ठीक है। यहाँ पे देखिए विश्व के निधाग गर्मी के सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के धन, ठीक है। अज्ञात दिशा यानी जिसकी दिशा नहीं है। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। जैसे देखिए क्या होता है, गर्मी के दिनों में जब पूरी पृथ्वी तप रही होती है, पूरी गर्मी, ठीक है, तो अज्ञात दिशा से कोई हवा आता है और बादल क्या होता है, जब बरसता है तो धरती ठंडी हो जाती है। ठीक उसी तरह से कहा जा रहा है कि समाज में कहीं से एक ऐसी धारा, कहीं से एक ऐसा चिंगारी फूटना चाहिए जो शोषक वर्गों को खत्म कर दे, शोषित वर्गों पर जो है कि जो है दुखों को कम करे, ठीक है, शोषक वर्गों को दुखों का नाश कर दे। तो यहाँ पे अनंत के धन शीतल कर दो यानी ठंडक कर दो, बादल गरजो यानी शोषित वर्ग खड़े हो, अपने अधिकार के लिए लड़ो, है ना। तो ये सब जो है जैसे धरा यानी जमीन, तप्त धरा यानी कि तपती भूमि, धरा मतलब भूमि, जल से फिर शीतल कर दो, ठीक है। तो कविता देख रहे होंगे, बहुत ही संक्षेप कविता है, बहुत ही छोटी कविता है,
लेकिन कविता का सार जो है बहुत ही बड़ा है और लंबा है। लेकिन आप इतना समझें कि इस पूरे पीछे वाले जो 4-5 पंक्तियाँ थी और इसमें जो 4-5 पंक्तियाँ हैं, है ना, इन सारे पंक्तियों के माध्यम से बस इतना है कि शोषक वर्गों को उसकी चेतना को, उसके सोई हुई चेतना को जगाया जा रहा है, और शोषक वर्गों को यानी जो शोषण करते हैं उनको क्या किया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है। ठीक है, कि आप ऐसा बिल्कुल मत करें, आप डरें कि आप गलत कर रहे हैं, और जिनके साथ गलत हो रहा है वो कृपा करके संगठित हों। बादल क्या होता है, तब तक नहीं बरसता है जब तक संगठित ना हो जाए और जब तक उसकी जल भारी ना हो। कहते हैं ना कि बादल जब ठंडा होने लगता है तो फिर बरसता है। ठीक है, और अब इसके बाद आप देखेंगे इनकी दूसरी कविता है अट नहीं रही है। ठीक है, देखिए कविता का लाइन है अट नहीं रही है, ये आपको फागुन मास का, ठीक है, फागुन का, फाल्गुन वैसे होता है ना, फाल्गुन मास का इसमें जिक्र है कि जैसे फागुन के समय में देखते होंगे खेतों में गेहूं हो जाता है, ठीक है, और भी कई तरह की फसलें होती हैं, और उसी समय क्या होता है कि जैसे ही होली बीतती है तो धीरे धीरे गर्मी भी चालू हो जाता है, यानी शुरू हो जाता है। तो उस समय यहाँ पे प्राकृतिक का जो दृश्य रहता है, प्राकृतिक दृश्य, प्राकृतिक से जो हमें मिलता है, जैसे फूलों से आप देखते होंगे कि मध्य बसंत और फाल्गुन मास के बीच में फूलों का भी जो है, तो यही सब चीज़ों को यहाँ पे जो है इसमें प्राकृतिक शोभा को या प्राकृतिक को इसमें वर्णित किया गया है और शब्दों के माध्यम से। तो ये कविता, अच्छा हाँ, ये कविता में कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी लाइन या भारी शब्द नहीं है, सिंपल सा है, बस इसमें आपको मौसम का जो है एक फागुन मौसम पे विशेष जो है चर्चा किया गया और आपको वही समझना है। जैसे देखिए अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही। जैसे देखिए क्या होता है, जैसे जैसे गर्मी होता है, ठीक है, तो क्या होता है, लोग आपस में एक दूसरे में चिपक के बैठना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन उससे पहले ठंडों में क्या होता है, चिपक चिपक के भी बैठ जाते हैं सट सट के। लेकिन आभा फागुन की तन सट नहीं रहे हैं, ठीक है, यानी कि मौसम ऐसा आ गया है कि आप लोग एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, सट के बैठ नहीं सकते। कहीं सांस लेते हो घर में भर देते हो, कहीं सांस लेते हो घर में घर घर भर देते हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि सारी फसलें आ चुकी है, सारे घरों में रख दिया गया है, कहीं सांस का मतलब जगह नहीं, ठीक है, उड़ने को तुम उड़ने को नभ में तुम पर, यानी यहाँ देखिए पर मतलब कहने का मतलब है एक पर का मतलब तो यहाँ पे उड़ने वाला हुआ, और दूसरा मतलब जल्दी जल्दी कर देते हो। ठीक है, क्या है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर, यानी पर मतलब उड़ान और एक पर का मतलब जल्दीबाजी कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। देखिए क्या है, जब कोई अच्छा चीज़ होता है और उसे हम देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि अच्छी चीज़ों से जल्दी आंखें नहीं हटती। अगर मान लीजिए आपको एक बगीचा दिया जाए जहाँ फूलों का बगीचा है और आपको ले जाकर अचानक आपकी आंखों को खोल दिया जाए तो आप कुछ देर के लिए अचंभित रह जाएंगे। ठीक है, तो वही बात है कि आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं कहीं हरी कहीं लाल, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। ठीक है, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। ठीक है, तो इस कविता में आप देख रहे होंगे कि फागुन मास का जो है वर्णन किया गया है और इस कविता में प्रकृति की जो है सुंदरता की बात कही गई है, और बाकी विशेष इसमें तो बहुत कुछ दिमाग लगाने वाला नहीं है, है ना। तो अब हम अंतिम पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ पे दोनों ही कविताएं आपकी हो गई है और इसमें 2-4 जो है प्रश्न हैं। ठीक है, प्रश्न की चर्चा मैं सिर्फ संक्षेप में करूँगा, इसको आपको खुद से करना है। जैसे कभी बादल से फुहार